हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके अकेडमी में। मैं ब्रजेश कुमार आज आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर के नेक्स्ट मेनू यानी कि फॉर्म मेनू के बारे में बात करूंगा। हम लोगों ने अभी तक टेबल मेनू पढ़ा हुआ है, स्टाइल मेनू पढ़ा हुआ है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारे मेनूज हमने पढ़ लिए हैं। हम अब आगे के मेनू के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हमारा फॉर्म मेनू। तो फॉर्म मेनू का अधिकांश यूज हम लोग जब भी कभी अपने राइटर के डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्म क्रिएट करना होता है या फॉर्म हमको बनाना होता है तो हम फॉर्म मेनू का यूज करते हैं और उसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने फॉर्म देखे होंगे। तो जैसे इसमें होता है कि नेम लिखा होगा और नेम के आगे एक नेम बॉक्स लगा होता है जिसके अंदर हम अपने नाम को टाइप करते हैं या नाम को भरते हुए हैं। तो जब भी आप कभी कोई ऑफलाइन फॉर्म टाइप की कोई भी मटेरियल लेके आते हो तो उसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं। ऑप्शंस के लिए हमारे पास टिक करने के लिए चेक बॉक्स होता है, ऑप्शन बटन्स होती हैं जिसमें गोले काले किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्म मेनू का यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं जिनकी सहायता से हम अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आगे कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं फॉर्म मेनू में डिजाइन मोड है, कंट्रोल विजार्ड है, उसके बाद लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ऑप्शन बटन्स हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी का यूज हम अपने फॉर्म को क्रिएट करने में करते हैं। तो देखते हैं किस ऑप्शन का क्या काम होता है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, नाम आता है सबसे पहला ऑप्शन डिजाइन मोड का। तो डिजाइन मोड क्या करता है, फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम डिजाइन मोड को यूज करते हैं। जब हम फॉर्म डिजाइन करने वाले होते हैं तो हमें सबसे पहले डिजाइन मोड को ऑन करना चाहिए। जैसे ही हम डिजाइन मोड को ऑन कर देते हैं उसके बाद हम अपने फॉर्म को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आगे अगला नंबर है हमारे पास कंट्रोल विजार्ड। तो कंट्रोल विजार्ड क्या करता है कि फॉर्म में जितने भी फीचर्स हम यूज करने वाले हैं उनमें क्या क्या कंट्रोलिंग होगी उन सभी को कंट्रोल करने का काम हमारा कंट्रोल विजार्ड करता है। उसके बाद अगला नंबर हमारे पास लेबल। तो लेबल आपने कभी देखा होगा कि फॉर्म में जब भी हमें कोई डिटेल एंट्री भरनी होती है तो उसकी एक हेडिंग पड़ी होती है, उस हेडिंग को हम लेबल कहते हैं। जैसे फॉर्म में हमें होता है ना कि नेम के आगे नेम लिखा होता है, फिर हमारे पास बॉक्स खाली होता है, हम वहां पर नेम इनपुट करते हैं। फिर अगर एड्रेस लिखना होता है तो एड्रेस के आगे एड्रेस लिखा होता है, उसके आगे हम बॉक्स पर एड्रेस फिल करते हैं। तो ये जो नेम एड्रेस जो लिख करके आता है इन्हें हम लोग लेबल बोलते हैं। तो अपने फॉर्म में जब भी हम लेबल यूज करना चाहते हैं तो हम लेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। ये हमको एक लेबल लगाने के लिए ऑप्शन प्रदान करता है। हम उस लेबल के टेक्स्ट को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का। तो जब भी हमने लेबल लगाया है तो लेबल लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, उसके आगे अगर हमने नेम दिया हुआ है तो नेम इनपुट कराने के लिए हमें एक बॉक्स देना होता है। तो उस बॉक्स में क्या रहेगा, टेक्स्ट रहता है। तो इसलिए हम लेबल के ठीक आगे क्या लगा देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स जैसे हमें कोई नाम इनपुट करना है, कोई एड्रेस इनपुट कराना है या फादर नेम इनपुट कराना है, तो इस प्रकार की चीजें अगर इनपुट कराना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स आप लोगों ने अगर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरे हुए हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप क्या बोलते हैं कि अगर बात की जाए कि मान लीजिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि आपको वहां पर क्वालिफिकेशन इनपुट करानी है और उसने आपको ऑप्शन दे रखा है कि 10th है, 12th है और ग्रेजुएट है। तो आपसे ऑप्शन दिएगा कि आप टिक लगाना है जिस जिस क्वालिफिकेशन में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जिस जिस क्वालिफिकेशन को आप पूर्ण कर चुके हैं उन पर टिक लगाना है। तो टिक लगाने के लिए आपने देखा होगा कि एक सही का टिक लगाने का ऑप्शन आया करता हमारे पास। हम लोग कुछ ऐसे लगाया करते हैं, लगाते हैं ऐसा टिक, कुछ इस प्रकार से बॉक्स बना होता है और हम लोग उस पर ऐसे टिक लगाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग चेक बॉक्स बोलते हैं। तो अगर हम अपने फॉर्म में चेक बॉक्स यूज करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स ऑप्शन के द्वारा हम इसको यूज कर सकते हैं। अगला है हमारे पास ऑप्शन बटन। तो ऑप्शन बटन भी आपने देखा होगा कि कभी कभी इस प्रकार के कुछ गोले बने होते हैं और हमें इसे बीच में काला करना होता है, यहाँ पर ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। ऑप्शन बटन का यूज आप लोगों ने देखा होगा जब भी कभी हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो जेंडर फिल करने के लिए ऑप्शन आया करता है। तो मेल और फीमेल दो ऑप्शन दिए होते हैं, दो में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो यहाँ आपको दोनों में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि चेक बॉक्स का यूज तब किया जाता है जब हम एक से अधिक ऑप्शंस का चयन करना चाहते हैं और ऑप्शन बटन का यूज तब किया जाता है जब हम दिए गए सभी ऑप्शंस में से किसी
एक ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि आपने मेल वाले में लगाया है तो फीमेल से हट जाएगा, अगर आप फीमेल वाले पे लगा देंगे तो मेल से हट जाएगा। तो किसी एक ही ऑप्शन बटन पर क्लिक कर पाएंगे। और चेकबॉक्स क्या था, चेकबॉक्स में हम जितनी भी क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई कर रहे होते थे उन सभी में हम टिक लगा सकते थे। तो ये दोनों में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम चेकबॉक्स लगाना चाहते हैं तो चेकबॉक्स ऑप्शन का यूज करते हैं, अगर हम ऑप्शन बटन लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन बटन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स भी आप लोगों ने अगर देखा होगा, कभी कभी एक बॉक्स खुल के आता है, उसमें पहले से ही कुछ वैल्यूज दी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी यूनिवर्सिटी में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हुआ है, वो तो अब आपको कॉलेज चॉइस करना है कि आप किस कॉलेज के हैं। तो वहां पर जो कॉलेज का ऑप्शन आता है, वहां पर आप जब क्लिक करते हो तो उसमें पूरे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाती है। तो उस प्रकार के जो बॉक्स होता है उनको हम लोग लिस्ट बॉक्स बोलते हैं, जहां पर हमें पहले से ही ऑप्शंस मिले रहते हैं, हमें उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चुनना होता है। तो उस बॉक्स में लिस्ट दी होती है, उस लिस्ट में से हम अपने ऑप्शंस को चुन सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लिस्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो लिस्ट बॉक्स भी कर सकते हैं। अगला नंबर है हमारे पास कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का यूज भी किया जा सकता है अपने फॉर्म में। उसके बाद अगला नंबर है पुश बटन्स। पुश बटन्स का मतलब होता है जैसे हम लोग यहाँ पर सबमिट के लिए एक बटन लगा सकते हैं या हम सेंड के लिए एक बटन लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने फॉर्म में बटन्स का यूज करना चाहते हैं तो पुश बटन्स का यूज करते हैं। अगला है हमारे पास इमेज बटन्स। तो अगर हम कुछ ग्राफिकल बटन्स लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इमेज बटन का यूज कर सकते हैं। इमेज बटन का यूज क्या होता है, ये बिना किसी इमेज की होती है। आप इसके बैकग्राउंड में इमेज अपने मन से लगा सकते हो, जो आपकी इच्छा करे आप वो उस इमेज को यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन हम उसके ऊपर इमेज बटन ऑप्शन को रख देते हैं तो क्या होता है कि हमको वो जो इमेज होती है वो एक बटन के अंदर दिखाई देती है। तो जिससे हम जब उस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो बटन अपना काम करेगी जिस प्रकार की इमेज को वो शो करा रही होगी। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास फॉर्मेटेड फील्ड। फॉर्मेटेड फील्ड का मतलब है कि यहाँ पर पहले से बनी हुई कई सारे फॉर्म के फॉर्मेट होते हैं, तो आप उनमें से किसी एक फॉर्मेट को चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं। तो फॉर्मेटेड फील्ड हमें पहले से बने हुए कई फॉर्मेट्स प्रदान करता है, जिनमें से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी को अपने फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। मोर फील्ड। तो मोर फील्ड यहाँ पर हमें फॉर्मेटेड फील्ड के नीचे मिलता है। मोर फील्ड में यहाँ ऑप्शन देता है डेटा फील्ड्स है, टाइम है, न्यूमेरिकल है, करेंसी है, पैटर्न। मतलब हम अपने फॉर्म में जो भी बॉक्स वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें किस प्रकार की डेटा को इनपुट करना चाहते हैं। डेटा हमारा नॉर्मल डेटा है या डेट के रूप में है या टाइम के रूप में है या करेंसी के रूप में है। जिस प्रकार का डेटा हो उस प्रकार की फील्ड को हम यहाँ से चुन सकते हैं कि हमें इस बॉक्स के लिए इस प्रकार की फील्ड यूज करनी है। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स क्या करता है, जब हम ग्रुप बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि एक साथ कई सारे बॉक्सेस को जब हम एक जगह पर यूज करना चाहते हैं, आपने कई बार सेक्शंस टाइप में देखा होगा कि एक ही सेक्शंस में मान लो ऐसा सेक्शन बना होता है और इसी सेक्शन में कई अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई होती हैं। तो अब अगर हम इस प्रकार की कोई आइटम यूज करना चाहते हैं तो ग्रुप बॉक्स का यूज करते हैं, जो एक ही सेक्शन में कई सारे आइटम्स को रखने का कार्य करता है। उसके बाद अगला नंबर है हमारा इमेज कंट्रोल। तो यदि हम अपने फॉर्म में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इमेज कंट्रोल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास फाइल सिलेक्शन। तो फाइल सिलेक्शन का काम किया जाता है जब हम कोई ऐसा बॉक्स इंसर्ट करें कि जिसके द्वारा हम उस बॉक्स पर जब क्लिक करें तो वो किसी न किसी फाइल पर पहुंचाता है, मतलब किसी न किसी फाइल को सिलेक्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग फाइल सिलेक्शन बॉक्स को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा टेबल कंट्रोल। तो यदि हम अपने रिकॉर्ड को, जो भी हमने फॉर्म पे रिकॉर्ड फिल किया हुआ है, उसे किसी टेबल पर स्टोर करना चाहते हैं तो हम टेबल कंट्रोल ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास नेविगेशन बार। नेविगेशन बार हमारे फॉर्म में नेविगेशन बटन इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है। नेविगेशन बटन का मतलब होता है यदि हम उस बटन पर क्लिक करते हैं तो वो बटन किसी अदर फील्ड पर या किसी एक फिक्स फील्ड पर पहुंचाने का काम करती है। फिक्स फील्ड मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नेविगेशन ऑप्शन पर क्लिक करूं तो मैं चाहता हूं कि मैं ग्रुप बॉक्स पर पहुंच जाऊं, मतलब मेरा जो कर्सर है, जो मेरा इंसर्शन पॉइंट है, वो कहां पहुंच जाए, ग्रुप बॉक्स पर। तो इस प्रकार से यदि हम कोई कार्य अपने फॉर्म में करना चाहते हैं कि अगर हम किसी ऑप्शन पर क्लिक करें और वो ऑप्शन हमें किसी दूसरी फील्ड पर पहुंचा दे तो हम नेविगेशन बार का यूज करेंगे। नेविगेशन बार हमें नेविगेशन बटन इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है।
उसके बाद कंट्रोल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो फॉर्म की फील्ड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें बदलने के लिए इसका हम यूज करते हैं। फॉर्म की फील्ड की प्रॉपर्टीज की अगर बात करते हैं, जैसे मुझे नेम बॉक्स पर मुझे फील्ड में प्रॉपर्टीज लगानी है कि मैं केवल उस पर 20 कैरेक्टर का ही नाम इनपुट लूंगा, ठीक है, और उस पर हम जो उस बॉक्स में यूज करेंगे केवल और केवल अल्फाबेट ही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर हम कोई प्रॉपर्टीज अपने बॉक्स पर लगाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रॉपर्टीज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे फॉर्म की जितनी भी फील्ड्स हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज को देख भी सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला है फॉर्म नेविगेटर। फॉर्म नेविगेटर का यूज किया जाता है फॉर्म में किसी भी विशेष फील्ड को सिलेक्ट करने के लिए और सिलेक्ट करने के बाद उसका उपयोग करने के लिए। उसके बाद है एक्टिवेशन ऑर्डर। तो एक्टिवेशन ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी फील्ड के ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग एक्टिवेशन ऑर्डर का यूज करते हैं। उसके बाद ओपन एंड डिजाइन मोड आता है। ओपन एंड डिजाइन मोड का ऑप्शन हम अपने फॉर्म को डिजाइन मोड में पुनः ओपन करने के लिए करते हैं। मतलब हम सबसे पहले हमने एक ऑप्शन पढ़ा था डिजाइन मोड, तो जब भी हम फॉर्म बनाने जा रहे होते हैं तो डिजाइन मोड पर ही फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद हम फॉर्म को नॉर्मल मोड पर ओपन करते हैं। तो यदि हम फॉर्म को नॉर्मल मोड पर ओपन करेंगे तो वो अपना कार्य करने के लिए तैयार रहेगा, और यदि हमें उस पर कोई कमी नजर आती है तो हम पुनः उसको ओपन इन डिजाइन मोड के द्वारा फिर से डिजाइन मोड पर ओपन कर सकते हैं और उस पर जाकर के अपने परिवर्तन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस। तो इसमें क्या है, फॉर्म में डाटा को कंट्रोल करने के लिए हम ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस का यूज करते हैं। डाटा को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि फॉर्म में जो भी डाटा है वो सही से आना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए नेम बॉक्स लगाया है, तो हमें नहीं पता है कि नेम बॉक्स की प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज को वो अपने आप सेट कर सकता है कि अगर नेम बॉक्स है तो नेम बॉक्स में क्या किस प्रकार का डाटा इनपुट किया जाएगा और कितना डाटा उस पर इनपुट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा फॉर्म मेनू। फॉर्म मेनू में क्या क्या ऑप्शन थे, जो भी ऑप्शन हमें अपने फॉर्म को क्रिएट करने में यूज किए जाते थे वो सारे ऑप्शन हमने फॉर्म मेनू में पढ़े थे, जिसमें से हमारे पास लेबल भी था, टेक्स्ट बॉक्स था, चेक बॉक्स था और ऑप्शन बटन थी, लिस्ट बॉक्स था, कॉम्बो बॉक्स था। तो इस प्रकार से जितने भी आइटम हमारे फॉर्म मेनू में यूज किए जाते हैं वो सभी फॉर्म को क्रिएट करने में प्रयोग होते हैं। अगला है हमारे पास टूल्स मेन्यू। टूल्स मेन्यू की शॉर्टकट की है Alt+T। जब भी हम टूल्स मेन्यू को ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट की के द्वारा तो हम Alt+T की का यूज करते हैं और हमारा टूल्स मेन्यू ओपन हो जाता है। टूल्स मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास स्पेलिंग पाई जाती है, ऑटोमेटिक स्पेल चेक पाया जाता है, थिसॉरस पाया जाता है, लैंग्वेज है, वर्ड काउंट है, ऑटो करेक्ट है, ऑटो टेक्स्ट है। तो इस प्रकार से ये सारे ऑप्शंस हमारे टूल्स मेन्यू में पाए जाते हैं। यहाँ पर दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नंबर है हमारे पास मेल मर्ज विजार्ड। कौन सा ऑप्शन, मेल मर्ज विजार्ड। ये कहां पाया जाता है, टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। मैक्रोज कहां पाया जाता है, टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। उसके बाद फुट नोट और एंड नोट कहां पाए जाते हैं, टूल्स मेन्यू में पाए जाते हैं। और एक चीज यहां पर क्वेश्चन बनता है, बिब्लियोग्राफी डेटाबेस, मतलब राइटर में किस प्रकार का डेटाबेस यूज किया जाता है, बिब्लियोग्राफी डेटाबेस का यूज किया जाता है। ये चार क्वेश्चन आपके टूल्स मेन्यू से आते ही रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछे जा चुके हैं। तो यदि हम अपने डॉक्यूमेंट में इन नोट या फुट नोट इंसर्ट करना चाहते हैं तो टूल्स मेन्यू से कर सकते हैं। मेल मर्ज में कोई काम करना चाहते हैं तो टूल्स मेन्यू से कर सकते हैं। अगर मैक्रोज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो टूल्स मेन्यू का यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है आपका अलग से कि किस प्रकार का डेटाबेस या कौन सा डेटाबेस लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है बिब्लियोग्राफी डेटाबेस। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जो हमारे ट्रिपल-सी के सिलेबस में कई बार पूछे जा चुके हैं, कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आगे देखते हैं एक एक करके हम कि इनका काम क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग यहां पर हम बात करते हैं शॉर्टकट की, इसकी कई बार पूछी जाती है कि स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्पेलिंग की शॉर्टकट की होती है F7। इसका यूज क्या है, बनाए गए डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग तथा ग्रामेटिकल, जो भी हम लोग स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं उनको चेक करना है और उन्हें ठीक करने के लिए हमको ऑप्शन भी प्रदान करता है। ऑप्शन का मतलब जो भी इसके पास डेटाबेस होता है स्पेलिंग्स का बिब्लियोग्राफी में, उस पर
इस जो भी वर्ड हमने लिखा अगर वो उस वर्ड की स्पेलिंग गलत है तो क्या होगा कि उसके नीचे एक अंडरलाइन रेड कलर की शो होगी या वो कैरेक्टर ही पूरा रेड कलर का शो होने लगता है। तो हमको समझ में आ जाता है कि वो कैरेक्टर, वो जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो हम जब राइट क्लिक करते हैं या F7 का यूज करते हैं तो वो उस गलत वर्ड पर हाईलाइट होने लगता है और उस गलत वर्ड से संबंधित हमको उसका सही जो सही स्पेलिंग होती है वो हमको ऑप्शन यहाँ से प्राप्त हो सकता है। हम चाहें तो उसको सही स्पेलिंग के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। तो ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग यहाँ पर शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F7। इसका यूज किया जाता है स्पेल चेकिंग का जो ऑटोमेटिक जो काम होता है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए। मतलब यदि हम स्पेल चेक को ऑटोमेटिक रूप से ऑन करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F7 की को यूज करेंगे, यदि उसे हम पुनः ऑफ करना चाहते हैं तो भी शिफ्ट प्लस F7 की का यूज करेंगे। तो अगला है हमारे पास थिसॉरस। थिसॉरस का यूज किया जाता है सिनोनिम तथा एंटोनिम्स को ज्ञात करने के लिए। मतलब हम किसी वर्ड को सिलेक्ट करके उसका सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी और एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F7 है, ये अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि थिसॉरस का शॉर्टकट की कई बार पूछा गया है। अब मेन इसका यूज क्या है, समानार्थी तथा विपरीतार्थक यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। यदि हमें किसी वर्ड के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ज्ञात करने हैं तो हम टूल्स मेन्यू में दिए गए थिसॉरस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का यूज किया जाता है इस ऑप्शन का यहाँ पर जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट लैंग्वेज को बदलना चाहते हैं तो हम लैंग्वेज ऑप्शन का यूज करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में नेट लगा हुआ है और आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत सारी विभिन्न लैंग्वेज से कन्वर्ट कर सकते हैं, कई सारे वर्ड्स को दूसरी लैंग्वेज में यूज भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास, पहले इसको देख लीजिए, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का यूज किया जाता है हम अपने बनाए गए डॉक्यूमेंट में हमने कितनी लाइंस यूज की हैं, कितने वर्ड यूज किए हैं, कितने पैराग्राफ यूज किए हैं, इन सभी की संख्या अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं तो वर्ड काउंट ऑप्शन से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितनी लाइंस हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं। इन सब की संख्याओं को अगर हम जानना चाहते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं या कितने वर्ड लिखे हुए हैं या कितने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, इन सबको अगर हम जानना चाहते हैं तो वर्ड काउंट ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास ऑटो करेक्ट। तो ऑटो करेक्ट क्या करता है कि जो भी हम टाइप करते हैं तो टाइप करने में कुछ सामान्य त्रुटियां हो जाती हैं, कुछ सामान्य सी गलतियां होती रहती हैं, उन गलतियों को ये अपने आप सही कर सकता है। अगला है हमारे पास ऑटो टेक्स्ट। तो ऑटो टेक्स्ट का यूज किया जाता है, इसके शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F3। तो क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पहले से ही हमारे पास सुरक्षित रहते हैं। तो यदि हम चाहें तो उन टेक्स्ट को बार बार टाइप करने की बजाय हम ऑटो टेक्स्ट के द्वारा उन्हें पुनः यूज कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि हम टाइप करने ऑटो टेक्स्ट की जगह हम कॉपी का यूज भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं कॉपी का यूज यहाँ पर। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक अदर हमको ऑप्शन दे रखा है कि जो भी टेक्स्ट हमने पहले से सेव कर रखा है, मान लो कोई टेक्स्ट हमें बार बार यूज करना है तो हम उसको सेव कर लेते हैं ऑटो टेक्स्ट के रूप में और उसका यूज हम जब चाहे तब कर सकते हैं, हमें उसे बार बार कॉपी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है हमारे पास रिडायरेक्ट। तो रिडायरेक्ट का यूज किया जाता है किसी भी बनाए जा रहे डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में जाकर कार्य करने के लिए। ड्रॉ का मतलब होता है जैसे हम लोग MS ऑफिस यूज करते हैं तो MS ऑफिस में हमारे पास पेंट पाया जाता है, MS ऑफिस पिक्चर मैनेजर पाया जाता है, तो उसी प्रकार से लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस ड्रॉ पाया जाता है। तो यदि हम लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को उस पर जाकर कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रिडायरेक्ट ऑप्शन से हम सीधे अपने डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में ले जाते हैं और वहाँ पर उस पर कुछ एडिट कर सकते हैं, उस पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बाद पुनः वापस भी आ सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास
चैप्टर नंबरिंग, तो चैप्टर नंबरिंग का मतलब होता है जब हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करना चाहते हैं और प्रत्येक चैप्टर को नंबर देना चाहते हैं तो हम चैप्टर नंबरिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला है हमारे पास लाइन नंबरिंग, तो यदि हम अपने डॉक्यूमेंट की प्रत्येक लाइन को नंबर देना चाहते हैं तो यहां से लाइन नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। अगला है हमारे पास फुट नोट्स एंड इन नोट्स, तो यहाँ पर मैं दोनों में जरा अंतर बता देता हूँ कि फुट नोट और एंड नोट में अंतर क्या होता है। तो जो फुट नोट होता है उसे हम हर पेज पर अंत में लिख सकते हैं, और लेकिन जो एंड नोट होता है उसे हम डॉक्यूमेंट्स जहाँ पर समाप्त किया जाता है वहां पर लिखा जाता है। जरा सा ही अंतर है दोनों में कि किसी भी टेक्स्ट पर पेज के अंत में नोट्स लिखने के लिए हम फुट नोट का यूज करते हैं, तथा कर्सर के तुरंत बाद नोट, यहाँ पर कर्सर का मतलब होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट समाप्त करते हैं तो कर्सर हमारा सबसे लास्ट में होता है, तो डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में अगर हमें कोई नोट डालना है तो इन नोट का यूज करते हैं, और अगर हम हर पेज पर कुछ नोट डालना चाहते हैं तो फुट नोट का यूज करते हैं। उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास मेल मर्ज विजार्ड, तो मेल मर्ज विजार्ड क्या होता है, मान लीजिए हमें किसी एक ही लेटर को कुछ खास इंफॉर्मेशन के साथ अलग अलग कई लोगों के लिए प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे हम, क्या हम सबके लिए बार बार लेटर को टाइप करेंगे या हम सबके साथ अलग अलग लेटर को टाइप करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर में भी मेल मर्ज का एक ऑप्शन दिया गया हुआ है, जो किसी एक ही डॉक्यूमेंट को कुछ खास इंफॉर्मेशन जैसे व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का पता, व्यक्ति का मोबाइल नंबर या उसका जो भी एड्रेस इंफॉर्मेशन है या जो भी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को एक अलग कांटेक्ट सोर्स फाइल के रूप में सेव कर लेता है और उस कांटेक्ट सोर्स फाइल को अपने डॉक्यूमेंट से मर्ज करा देता है। तो क्या फायदा होता है इससे कि जितने भी कॉन्टेक्ट्स को हम सोर्स फाइल के रूप में स्टोर करेंगे उन सभी के साथ हम एक ही डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। तो उससे अंतर क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई एक लेटर लिखना है और उस लेटर को 4 या 5 लोगों को भेजना है, तो आप 4-5 लोगों के लिए अलग अलग से लेटर नहीं टाइप करेंगे, आप क्या करेंगे 4-5 लोगों की कांटेक्ट एक सोर्स फाइल बनाएंगे उनके कांटेक्ट की, जिसमें उनके कांटेक्ट की डिटेल होगी, जैसे उसका नाम होगा, उसका पता, मोबाइल नंबर इत्यादि, ये सारी चीजें उस फाइल में सेव रहेंगी। और आपको लेटर केवल एक बार टाइप करना है। लेटर एक बार टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास हमने कांटेक्ट की सोर्स फाइल बनाई है उस सोर्स फाइल को उस लेटर से मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने में क्या होता है कि एक निश्चित लोकेशन होती है कि हमें जो भी नाम उसका लाना है, बंदे का जो भी कांटेक्ट का नाम है उसका नाम किस जगह पे आना चाहिए, उसका एड्रेस किस जगह पे आना चाहिए, उस जगह पर हम एक जगह सेलेक्ट कर देते हैं। और जब मर्जिंग का कार्य जो है हमारा पूर्ण हो जाता है तो क्या होता है कि जो भी नाम और उसका पता होता है वो उसी जगह पर हर अलग अलग कांटेक्ट के साथ वहां पर शो होने लगता है, और मेल मर्ज हमें अलग अलग कांटेक्ट के साथ उसी एक लेटर को प्रिंट करने की अनुमति भी देता है। उसके बाद हम अगर नेट से कनेक्ट हैं तो हम अपने मेल मर्ज किए गए डॉक्यूमेंट को अलग अलग ईमेल कांटेक्ट के साथ अटैचमेंट करके सेंड भी कर सकते हैं। अगला है हमारे पास बिब्लियोग्राफी डेटाबेस, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है ये डेटाबेस के लिए बिब्लियोग्राफी का यूज करता है। बिब्लियोग्राफी अर्थात एक ग्रंथ सूची होती है, तो इसमें क्या है, फाइल बनाने वाले व्यक्ति का नाम या उसकी फाइल में क्या है, फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन, ये सभी वहां पर स्टोर रहती है। अगला है हमारे पास एड्रेस बुक सोर्स, तो जैसे कि मैंने बताया मेल मर्ज में हम लोग कॉन्टेक्ट का एक सोर्स फाइल बनाते हैं, तो इसी प्रकार से बनाई गई फाइल का सोर्स एंटर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास अपडेट, तो अपडेट ऑप्शन का यूज किया जाता है यदि हमने अपने पेज की फॉर्मेटिंग में कोई बदलाव किया है या उसकी फील्ड में कोई बदलाव किया है या चार्ट में कोई बदलाव किया है, तो किए गए बदलावों को हम अपडेट करने के लिए वहां पर परिवर्तन ताकि हमारा शो होने लगे, इसके लिए हम लोग अपडेट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेज फॉर्मेटिंग है, फील्ड है, इंडेक्स है, या हम अपडेट ऑल का यूज करेंगे तो सभी का एक साथ जो भी परिवर्तन किया गया वो एक साथ अपडेट हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से ये था हमारा टूल्स मेनू। टूल्स मेनू में आगे हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल बटन के साथ जब हम प्लस बटन को दबाते हैं तो कैलकुलेटर यहाँ से ओपन हो जाता है। तो कैलकुलेटर का उपयोग तो हम सभी जानते हैं क्यों किया जाता है, यदि हमें कोई नंबर्स कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब होता है किसी भी डाटा को क्रम से व्यवस्थित करना। तो यदि हम अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो सॉर्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला है मैक्रोज। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मैक्रोज होता क्या है। तो देखिए मैक्रोज में अधिकतम 255 कैरेक्टर को रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट में कहीं भी रन कराया जा सकता है। रन कराने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई काम या कोई मैटर, एक छोटा सा मैटर है जिसे हमें अपने डॉक्यूमेंट में कई जगह पर पेस्ट करना है या उसे हमें बार बार यूज करना है, तो हम क्या करते हैं कि वो जो हमारा जो भी हम उस मैटर को टाइप जब कर रहे होते हैं तो मैक्रो को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो जब मैक्रो रिकॉर्ड शुरू होता है तो वो 255 कैरेक्टर्स को रिकॉर्ड करने की क्षमता होती है, मतलब जो भी हमें लिखना है वो 255 कैरेक्टर के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो जो भी हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं कीबोर्ड से वो सब मैक्रो के रूप में रिकॉर्ड होता है, और जब भी हम जिस जगह उस मैटर को दोबारा यूज करना चाहते हैं तो वहां पर जाकर के हम मैक्रो को पुनः रन करा देते हैं। तो जब मैक्रो को रन करा देते हैं तो उस पर जो भी मैटर हमारा रिकॉर्ड किया गया होता है वो अपने आप वहां पर इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैक्रो का यूज किया जाता है कीबोर्ड के द्वारा टाइप की गई एंट्रीज को रिकॉर्ड करके किसी अन्य जगह पर इंसर्ट कराने के लिए। इसकी मुख्य परिभाषा यही है कि जब हम कीबोर्ड के द्वारा कोई कार्य करते हैं या कीबोर्ड से जो भी हमने की स्ट्रोक दिया हुआ है उन कार्यों को रिकॉर्ड करके किसी अन्य जगह पर अगर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम मैक्रो का यूज करते हैं। हम एक बार में कई सारे मैक्रोज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एक फाइल में, और अलग अलग मैक्रोज को अलग अलग समय पर रन भी करा सकते हैं। अगला है हमारे पास एक्सटेंशन मैनेजर। तो एक्सटेंशन मैनेजर डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन को मैनेज करता है। मैनेज करने का मतलब होता है कि हम जो जैसे हमने राइटर में बनाया है तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो .odt होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन होता है .odt होता है। क्या होता है? .odt। और अगर हम MS वर्ड की बात करते हैं तो MS वर्ड का जो होता है वो .doc होता है। ठीक है, तो अगर हमने राइटर में बनाया है तो वो डिफॉल्ट एक्सटेंशन ODT में सेव कर रहा होगा, लेकिन हम चाहें तो उसको MS वर्ड के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एक्सटेंशन मैनेजर के द्वारा हम डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब हम उसको बदल सकते हैं और उसको किसी अन्य फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। अगला है हमारे पास कस्टमाइज। तो कस्टमाइज ऑप्शन का यूज किया जाता है मेन्यू बार और टूल बार को कस्टमाइज करने के लिए, कि मतलब जो हमारा मेन्यू बार है वो किस प्रकार से दिखाई देगा, टूल बार है वो किस प्रकार से दिखाई देगा। तो इन सभी को कस्टमाइज करने के लिए हम कस्टमाइज ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला है हमारे पास ऑप्शन। ऑप्शन की शॉर्टकट की हमारे पास Alt+F12। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के यूजर डेटा वर्जन इत्यादि को सेट या रीसेट करने के लिए हम लोग ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे टूल्स मेन्यू के अंतर्गत पाए जाने वाले कमांड से जिनका हमने प्रयोग समझा कि कौन सा ऑप्शन क्या क्या काम कर सकता है। अब हमारे पास एक आखिरी मेन्यू बचता है लिब्रे ऑफिस राइटर का जिसका नाम है विंडो मेन्यू। तो विंडो मेन्यू में क्या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। विंडो मेन्यू में केवल दो ऑप्शन पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक होता है न्यू विंडो और दूसरा होता है क्लोज विंडो। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वर्तमान में खुली हुई विंडो का नाम होता है, मतलब वर्तमान में जो भी डॉक्यूमेंट हमारा खुला है उसका नाम यहाँ पर शो करता है। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं क्या काम होता है। सबसे पहला है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का यूज किया जाता है जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई नई विंडो ओपन करना चाहते हैं तो न्यू विंडो का यूज करते हैं, और जब खुली हुई विंडो को बंद करना चाहते हैं तो क्लोज विंडो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट की इसकी कई बार पूछी जा चुकी है कि अगर हम विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो Ctrl+W का यूज करते हैं। तो विंडो को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का यूज किया जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और इसी के साथ हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो भी सिलेबस था वो समाप्त होता है। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।